आजम खां की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे, क्या रहेगा माहौल, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। प्रशांत जी से हम समझेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी की रैली होने वाली है उसको लेकर अगर आजम खां के साथ जो चर्चाएं चल रही थी वो कैसी रहेंगी, क्या वाकई जुड़ेंगे आजम खां जाके या किसी से मुलाकात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही आप हमें ये भी बताइएगा कि अखिलेश यादव को लेके जो बार बार फैक्टर आजम खां का चल रहा था, रिश्तों को लेके कभी अनबन कभी ऑन एंड ऑफ वाला मामला रहता है, इस पर क्या रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कैसे जो है आगे आएंगे, इन सारे समीकरणों पे बात करने के लिए प्रशांत भाई हैं, वो हमें बताएंगे। प्रशांत जी देखो देवेश जी, बहुत सीधी सी बात है, आपने कई सारे सवाल किए हैं, एक एक करके पहले बाइफरकेट कर लेते। एक तो आजम खान इस पूरे डिस्कशन का केंद्र बिंदु है। दूसरा, इस पूरे केंद्र बिंदु के आसपास कई सारे दल हैं। समाजवादी पार्टी है सबसे पहले, बहुजन समाज पार्टी की चर्चा हो रही है और चंद्रशेखर आजाद की भी चर्चा हो रही है। एक सवाल इन तीनों से जुड़ा हुआ और एक सवाल जुड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये सारे जो पॉलिटिकल जो चर्चाएं हैं, राजनीतिक जो गलियारों में जो बातें चल रही हैं, इन सब के होने की एक बड़ी वजह है बहुजन समाज पार्टी का 9 तारीख को होने वाले एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के। और ये वो कार्यक्रम है जो कई साल बाद बहन जी करने जा रही हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके। कार्यक्रम ना बोल के शक्ति प्रदर्शन कह दी। शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये शक्ति प्रदर्शन होना भी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को तमाम सारे लोग अपने तकिया कलामों में मरा हुआ हाथी बताने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम सारे लोग ये बात कहते थे और ये बात शायद बहन जी तक पहुंचती भी होगी। और यही वजह रही कि मुझे लगता है कि अब 2027 से पहले, चूंकि ये टाइम जो है ये बहुत आदर्श स्थिति है बहुजन समाज पार्टी के लिए। कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ। डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग देखिएगा, संभालिएगा, अगर नहीं हमारे तो देखिएगा। आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे आपके साथ, वो आपको पूरा सुनेंगे, आप बस बताते जाइए। तो इसमें देखिए, बड़ी बात यह है कि बिहार का चुनाव है, अक्टूबर सितंबर खत्म हो चुका है, लगभग अक्टूबर नवंबर चुनाव चढ़ चुका है बिहार का, उसमें अब कुछ बचा नहीं है। उसके बाद में आप देखो कि बिहार का चुनाव चल रहा है और अगले साल उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है और जस्ट उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी अपने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए पहली बात एक मैसेज बिहार में देगी तुरंत का। और क्योंकि वहां आप देखो कि आकाश आनंद भी वहां पर रैलियां कर रहे हैं, और उससे पहले भी अगर आप देखो तो बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी होती है। वो पहले चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, फिर नेशनल कन्वीनर बना दिए जाते हैं, और अचानक से उनको बिहार में एक तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर बहन जी भेज देती हैं। और ये सब होता है और इसी बीच बीते 7 तारीख को एक बैठक होती है बहुजन समाज पार्टी की, उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी, उत्तराखंड के भी कुछ लोग होते हैं, और वहां से रैली की बात निकल के सामने आती है कि 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली, बड़ा कार्यक्रम होगा। हालांकि बसपा उसको रैली नहीं कह रही, इसको कार्यक्रम कह रही है, मैं उसको शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। रुकूंगा प्रशांत भाई, आपने बिहार चुनाव की बात करी, क्या इस रैली से क्या फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव को? देखिए, क्योंकि मायावती लखनऊ में रैली कर रही है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 27 में है, ठीक बात है, तो बिहार में क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा इसका एलोबरेट कर दीजिए उसके बाद। बिहार, देखिए, बिहार वो राज्य है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का 5.5% तक वोट शेयर रहा है। वहां पर बसपा के 5 विधायक रहे हैं, जीते हैं, और अच्छी खासी मतलब बसपा की पकड़ रही है। और खास तौर पर वो इलाके, वो जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के इलाके हैं, जो यूपी की सीमा से सटे, पूर्वांचल के इलाके, लगभग 9 जिलों की मेरे ख्याल से 27 से 28 ऐसी सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाली वो सीटें हैं, जहां पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव दखल देखने को मिलता है, और यहीं से बसपा के लोग जीत के जाते हैं। तो ये जो रैली होगी, इस रैली में सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही लोग नहीं आएंगे। इस रैली में हालांकि बसपा तो नहीं बता रही है कि कहां से लोग आएंगे, बसपा तो ये कह रही है, उसके नेता ये कह रहे हैं कि जो भी लोग जुड़ना चाहें, जहां से भी आना चाहें आ जाएं। लेकिन मेरी जो जानकारी है वो ये है कि पूरे देश से लोग आ रहे हैं, खास तौर पर हिंदी पट्टी के
तमाम सारे लोग इस रैली में आ रहे हैं, और बिहार में चूंकि चुनाव है इसलिए बिहार के लोगों पर फोकस खास होगा, खास तौर पर वो इलाके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। तो पहली चीज, इस रैली से वहां पर एक मैसेज जाएगा। दूसरा, इस रैली के जरिए बहुजन समाज पार्टी अपना ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता को बाहर निकाल करके लखनऊ बुलाना चाहती है। और आप जानते हैं कि जो पंचायत का चुनाव होता है वो ग्रासरूट लेवल का चुनाव होता है, वो गांव का चुनाव होता है, खेड़े का चुनाव होता है, पूर्वा मजरे का चुनाव होता है। इसलिए ये मैंने कहा कि इसलिए ये जो टाइमिंग है इस कार्यक्रम की, इस शक्ति प्रदर्शन की, इस रैली की, इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत आदर्श है। यहां से आप बिहार कैटर कर रहे हो, यहां से आप उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव साध रहे हो, और यहां से आप पंचायत चुनाव के जरिए 27 को मैसेज दे रहे हो, क्योंकि पंचायत चुनाव से ही आप अपने कैडर को धार दे सकते हो, अपने संगठन को मोटिवेट कर सकते हो और उसको फिर से खड़ा कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये तीन चीजें यहां पर क्लियर हो गई। अब लौटते हैं आजम खान पे जो आपने सवाल किया। देखिए, एक पत्रकार है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, मेरे ख्याल से 3 दशक का जरूर अनुभव होगा। पंकज झा की मैं बात कर रहा हूं। एक बड़ा वक्त उन्होंने दिया। स्टार न्यूज एक चैनल होता था, जब आज की तारीख में एबीपी न्यूज है। स्टार न्यूज में सालों साल रहे पंकज झा, और उसके बाद में वो TV9 में रहे, फिर NDTV गए और अभी वो लल्लन टॉप में आ चुके हैं। लल्लन टॉप में पंकज झा ने बीते दिनों एक वीडियो किया। अच्छा, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? वही जो रिपोर्ट अभी उन्होंने हालिया में एक वीडियो। हाँ, अभी अच्छा। जो लल्लन टॉप पे पंकज झा जी ने जो एक वीडियो किया है उसमें उन्होंने ये बताया, ये दावा किया अपने सोर्सेस के हवाले से, माध्यम से, कि बहन जी की मुलाकात आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी से मुलाकात हुई है दिल्ली में। मैं आने वाला था कि मतलब वो मुलाकात क्या वाकई हुई है? हाँ, मैं सीधे इसी से जुड़ा हुआ आजम खान से सवाल। मैं ये बात उनके सोर्सेस कह रहे हैं। ये बात पंकज झा जी के सोर्सेस कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात समझ पा रहा हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास जानकारी है, और तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी की जो पत्रकार बीट कवर करते हैं, बीट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। मैं नहीं दावा करता कि मैं बहुत बहुत करीब से, बहुत तह तक मैं बहुजन समाज पार्टी को जानता हूं, समझता हूं, लेकिन जितना भी जानता हूं, समझता हूं, उतने से मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बहन जी जब से 2-3 महीने से आई हैं यहाँ पर दिल्ली से, आकाश आनंद के छोटे भाई की शादी थी, और शादी के बाद वो यहाँ आई थी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने पूरे ऑल इंडिया कैडर की बैठकें भी की, और वो बैठकें निपटाने के बाद वो यहाँ पर आई थी वापस। तब से वो दिल्ली नहीं गई हैं। अच्छा, तो आप मतलब कहना है कि ये जो मायावती दिल्ली से लखनऊ आए हुए 3 महीने हो गए हैं। हाँ, और वो दिल्ली वापस गई नहीं। हाँ, सारी बैठकें उन्होंने यहीं पे ली। हाँ, तो फिर ये तंजीम फातिमा से दिल्ली में मुलाकात कब? बस वही सवाल है। अगर मायावती जी गई नहीं दिल्ली, और एक पत्रकार, और छोटा मोटा पत्रकार नहीं, लंबे चौड़े अनुभव वाला, जो अपने आप को दावा करता है कि सबसे ज्यादा हम बहुत करीबियत से बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं और हमारे सोर्सेस बहुत पुख्ता है, बहुत सारी बातें वो करते हैं। सवाल बहुत सिंपल सा हो सकता है कि उनके कोई और सोर्सेज हों या कुछ और वो समझ के कह रहे हो। मैं उनकी बात को काटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं जो मेरे सोर्सेज बताते हैं। मायावती जी गई नहीं। अब जब मायावती जी गई नहीं, तंजीम फातिमा लखनऊ आएंगी नहीं, वो आई नहीं तो चर्चा हो जाती है, और समाजवादी पार्टी को बाईपास करके, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है थोड़ा सा आगे जाकर के, बसपा का दफ्तर है, तो इतना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज आजम खान का परिवार कभी नहीं देगा लखनऊ में आकर के। और दिल्ली में मायावती गई नहीं, लखनऊ में मुलाकात हुई नहीं, तो समझ में नहीं आया कि यह खबर आखिर उठी कहां से। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, अगर एक बार की हम मान भी लें कि अगर मुलाकात हुई है, तो फिर अब्दुल्ला आजम का जो आरफा खानम शेरवानी के साथ जो द वायर पर इंटरव्यू किया गया, उसमें अब्दुल्ला आजम ने साफ तौर पर इस बात को इशारों में कह दिया कि मुस्लिम्स की मदद जो है 2 तरीकों से होती है, और अखिलेश यादव जी ने मदद की है। उन्होंने ये भी कह दिया, और आज आजम खान साहब की रिहाई भी हो गई। और मैं समझता हूं कि इस रिहाई के बाद अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पंकज झा की बात में कितना दम है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है पंकज झा का एक इंटरव्यू जो उन्होंने रामपुर में जाकर के बीते चुनाव में आजम खान का लिया था, और उसमें आजम खान ने पंकज झा के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया था।
तो मैं ये दावा, मैं दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूं कि अगर आजम खान का इंटरव्यू जाकर के पंकज झा ने वहां पर किया है तो हो सकता है कुछ उनके सोर्सेज हों या उनके आजम खान के परिवार के करीबियों के हवाले से उन्होंने कोई अपनी खबर बिल्डअप की हो। मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मायावती की किसी से मुलाकात नहीं हुई आजम परिवार में, पहली किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। तो ये जो आजम खान का फैक्टर बार बार उभर के आ रहा है कि रैली में शामिल हो सकते हैं, या चलिए मान लिया रैली में शामिल नहीं होंगे, क्या बैकडोर से कोई मुलाकात? देखिए बड़ी बात यह है, अब वैसे तो चर्चा चल रही थी आजम खान बसपा में आ जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के बयान के बाद और अभी रिहाई के बाद अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में कम से कम अभी मुझे तो आते हुए दिखलाई नहीं पड़ रहा है, न अभी न रैली में, पहली चीज। दूसरा, आजम खान को अगर कहीं स्विच करना भी होगा तो आजम खान की एक मुलाकात है चंद्रशेखर आजाद से, हो सकता है चंद्रशेखर आजाद से कुछ बात चल रही हो, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आजम खान कच्ची गोटी नहीं खेलेंगे। ना वो तो जिस तरह, देखिए आजम खान बहुत कैलकुलेटिव पर्सन है, वो हर नफा नुकसान का अपना पूरा प्रोफार्मा लेकर के बैठेंगे और वो तय करेंगे भैया कि हाँ एक टेबल इधर खींच ली, एक लाइन इधर खींच ली, इधर के प्रोज लिखेंगे, इधर के कॉन्स लिखेंगे, इधर के सारी चीजें लिखेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसके बाद वो कोई फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत मंझे हुए नेताओं में से आजम खान, उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में भी सबसे बड़े मुस्लिम लीडर अगर कोई है तो वो आजम खान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए और आजम खान अगर बहुजन समाज पार्टी में आ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव से आजम खान के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं। बिल्कुल। जो 24 का चुनाव था, मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे करके ये बता दिया था अखिलेश यादव ने कि आजम खान से वो ऊपर है, आजम खान की नहीं चलती समाजवादी पार्टी। लेकिन जो कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने वाला मामला था, हाँ, वो भी तो इन्हीं के कहने पे हुआ था। बिल्कुल। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं, मतलब कि नहीं, देखिए इनके कहने पर हुआ था, ये बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर विरोध की 24 में खबरें आई थी कि आजम खान का गुट जो है पूरा मुहिबुल्लाह नदवी का विरोध कर रहा था, तो इसमें भी हालांकि ये बात की ये जो राज्यसभा के मामले में जो सेटिंग करने की बात है, हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाएं आजम खान के बाहर आते ही, लेकिन उस वक्त चीजें ठीक नहीं थी। तो ये आजम खान अभी हाल फिलहाल की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आ पाएंगे। हाँ, ये भी देखिए बड़ी बात ये भी है ना कि आप देखो उनकी रिहाई में कितनी अड़चने आई, हालांकि अब वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन रिहाई से पहले देखो जेल में बॉन्ड नहीं भरा, रिहाई टल सकती है, रिहाई रुक सकती है। फिर उससे पहले देखिए जमानत दे दी कोर्ट ने तमाम सारे मामलों में, उसके बाद रामपुर पुलिस ने 3 मामलों में और चार्जशीट लगा दी, फिर से मामला फंसाने की कोशिश की। 7 बजे रिहाई होनी थी, 12 साढ़े। अरे आप देखिए कि ड्रोन से निगरानी हो रही है आजम खान की रिहाई की, मतलब आजम खान नेता नहीं हो गए ऐसा लग रहा है कि आजम खान कोई बड़े कुख्यात अपराधी हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस आजम खान साहब पे पहरा लगा के बैठी हुई है। ये अपने आप में देखिए सवाल, जहां पर बात होती है वो होनी चाहिए, और राजनीति में एक शुचिता नाम की जो चीज होती है वो इस सरकार ने खत्म कर दिया है। वो कम से कम आजम खान के मैटर से बहुत तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि आजम खान साहब अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते खराब हों, क्योंकि देखिए फिर नुकसान एक का नहीं होगा, नुकसान दोनों पक्षों के होंगे, पहली चीज। और दूसरा, इस समय एक और बड़े कैरेक्टर है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने फिर से एक बहन जी के खिलाफ एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मान्यवर साहब के सपने को खत्म कर दिया, मार दिया, बहुजनों का अपमान किया, बहुजनों के खिलाफ काम किया, बहुत सारी बातें की। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से फुटबॉल बन गए हैं राजनीति में, फुटबॉल बन गए। मैं लिटरली बता रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के फुटबॉल बन चुके हैं, और ये किसी और वजह से नहीं, अपने बयानों के जरिए, अपने स्टैंड लेने की अक्षमता के जरिए। क्योंकि इन्होंने, देखिए आप बात कर रहे हो बहुजनों की, अगर आप बहुजनों की बात कर रहे हो तो फिर आप भाजपा में क्या करने गए थे? सही बात। और अगर आप भाजपा में गए थे तब आपने बहुजनों की बात क्यों नहीं की, और फिर आप समाजवादी पार्टी में चले गए? और इसी वजह से मुझे लगता है इनका जो कैडर है वो भी दूर हो गया, इनका जो वोटर है वो भी इनसे दूर हुआ, और चुनाव इनका कभी कोई वोटर रहा ही नहीं।
मैं इनके स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी विधानसभा में मानते हैं और अपना चुनाव हारे, बताइए अपना चुनाव हार गए, इसी यही कारण होगा। यही कारण, जो व्यक्ति अपना चुनाव नहीं जीत पा रहा है उस व्यक्ति का वजूद अपना खुद का क्या है ये आप समझ लीजिए। अब तो पार्टी बना ली इन्होंने, पार्टी बना ली ठीक है, लेकिन पार्टी में कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य। तमाम देखिए ये चर्चाएं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, पत्रकारों से के साथ बैठिए, मिलिए, आप बैठते हैं बहुत सारे लोगों के पास, आप सुनिए उनसे, वो साफ कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ पार्टी इसीलिए बनाई है क्योंकि वो दूसरी जगह सौदा कर पाए। अच्छा, ओके। बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की इस तरीके के आरोप पहले लगे हैं, करते रहे। और स्वामी प्रसाद मौर्य उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बहन जी को दौलत की बेटी बताया था। हाँ, 17 से चुनाव से पहले उन्होंने दौलत की बेटी बताया था। देखिए यही कहते स्वामी प्रसाद मौर्य आज अगर बहन जी कह देना तो नाक के बल जा करके बसपा ज्वाइन करेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, नाक के बल जा करके बसपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन बहन जी नहीं बुलाएंगे, मायावती जी नहीं बुलाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, ये भी बात मैं जानता हूं। तो मेरे ख्याल से बयानबाजी करके मायावती उन नेताओं में से नहीं है जो अपने ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी को माफ कर दें। बिल्कुल सही बात है। और प्रशांत भाई, मैं अगर थोड़ा पीछे जाके देखूं तो एक बड़े लंबी नेताओं की फेरिस्त है जो बसपा से या मायावती जी के द्वारा बनाई हुई निकली है। वो नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम बहुत सारे एक नेता है। लालजी वर्मा आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के मतलब मोर देन 60% जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, उनकी पृष्ठभूमि बसपा रही है। तो ऐसा क्या मामला बना जो ये इनको छोड़नी पड़ी बसपा और ये दूसरी अन्य दलों में अपनी जो है संभावनाएं तलाशने? देखिए दो चीजें, ये सवाल मैंने किया विश्वनाथ पाल जी से और बसपा प्रदेश अध्यक्ष जी से, मैंने इंटरव्यू में ये सवाल किया तो उन्होंने बोला देखो, भाजपा कांग्रेस ने बहुत सिस्टमेटिकली बसपा को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि पहले उसने जाति के नाम पर छोटे छोटे दल बनाए, अपना दल एस, अपना दल के, सुभाषपा, निषाद पार्टी, ये जितने भी दल है ना, इन सब के मूल में बसपा है। बिल्कुल। सोनेलाल पटेल बसपा, और उनकी दोनों बेटियों ने अपनी अलग अलग पार्टी बनाई। ओपी राजभर बसपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, संजय निषाद, सब। और ये सारे के सारे लोग चले गए भाजपा में। ऐसे में ऑटोमेटिकली बहुजन समाज पार्टी के जो एक लीडरशिप थी, जो क्षेत्रीय छत्रक थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती गई, और यही सबसे बड़ी वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन ये जो अभी की स्थितियां जो मैं समझ पा रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की ये रैली उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देने जा रही है, एक नई लीडरशिप बसपा तैयार करने जा रही है। ये घर वापसी हो सकती है? घर वापसी अगर इनकी नहीं होगी तो उस पौध की घर वापसी जरूर होगी जो जिनके हित इन नेताओं ने मार रखे हैं अपने घर वालों के, अपने बेटे बेटियों के चलते। कार्यकर्ताओं में बात कर रहा हूं। तो ये है, और मैं समझ पा रहा हूं कि आजम खान के भी हाल फिलहाल में कोई मुझे लगता नहीं है। चलिए, एक लंबी चर्चा आपने देखी और मेरे ख्याल से इस प्रशांत जी को सुनने के बाद आप सारे चीज़ों को समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत कहाँ जा रही है और बसपा की जो रैली या शक्ति प्रदर्शन होगा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लाएगी। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। प्रशांत जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।